नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ मिलने वाला हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो आईटी के फील्ड के साथ-साथ अपने साहित्यिक सृजन, अपने चिंतन और सत्य के अनुसंधान में ऐसे सक्रिय रहे कि उन तक जाने से पहले जो पुल है, एक तो पुल से दूसरा शब्द सेतु बनता है। सेतु नाम से एक पत्रिका का संपादन आप 2016 से करने के साथ-साथ आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें मेरी लघु कथाएँ, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आधी सदी का किस्सा, उपन्यासिका, अनुरागी मन। तो अनुरागी मन की बात आने से मुझे लगता है पहले अनुराग जी को अपने साथ ले ही लिया जाए। तो अनुराग जी आपका स्वागत है, नमस्ते। जी, नमस्ते। तो देखिए, अनुराग जो शब्द है ना, वो मुझे लगता है कि सबको अच्छा लगने वाला शब्द है। तो पहले आपके नाम की तरफ ही चले जाते हैं। तो आपके माताजी या पिताजी जिन्होंने नाम रखा होगा, वो साहित्य प्रेमी रहे हैं? साहित्य प्रेमी तो परिवार में सभी थे, लेकिन मेरा नाम माँ जैसा बताती हैं, हमारी एक पड़ोस में महिला रहा करती थीं, उन्होंने रखा था। मैं रामपुर में पैदा हुआ, मेरे पिताजी की पहली नौकरी थी वहाँ पे। जी। तो जो जो भी हमारे साथ में रहा करती थीं, उन्होंने कहा कि इस बच्चे का नाम अनुराग रखना चाहिए, तो अनुराग रखा आपने है। जब रामपुर का ज़िक्र किया तो मुझे पिक्चर याद आ गई, रामपुर का वासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम। तो ये लक्ष्मण जी को और राम जी को याद करते हुए मैं आपकी रचनाओं के बारे में थोड़ा और अपने दर्शकों को जो बता रहा था, एक और आपने लघु कथा संग्रह छोटी-सी बात नाम से प्रकाशित हुआ और फिर पतझड़, सावन, बसंत, बहार ये आपका काव्य संकलन है और इंडिया एज़ एन आईटी सुपर पावर ये अंग्रेज़ी में आपका शोध ग्रंथ है। काफ़ी कहना चाहिए वाइड रेंज है आपके लेखन की। फिर ऑडियो बुक्स की चर्चा बाद में करते हैं। सीधा-सीधा हम आपकी रचनाओं की बात करते हुए मुझे अवसर हुआ कि एक कहानी आपकी हाल ही में मैं पुरानी लिखी हुई सत्याभास नाम से पढ़ी। वो बहुत ही रोचक लग रही थी। ऐसा लग रहा था वो रामसे ब्रदर्स के साथ-साथ होते हुए कोई प्रेमचंद कहीं मिल गए हों साथ में चलते-चलते तो वो एक साहित्य और रोमांचक साहित्य जैसा वो है। थोड़ा उसके बारे में बताइए आपने कुछ श्रृंखला कहानियों की ऐसी लिखी थी जो सपने को समझने की कोशिश करती थी? जी, ज़रूर। तो सत्याभास तो एक क्या कहेंगे रहस्यमयी कथा है, जी। लघु कथा है, छोटी-सी हाँ, कहानी है। हाँ, हाँ। थोड़ी-सी देर में काफ़ी सारी बात उसमें हो गई है। हुँ, लेकिन उसकी शुरुआत सपनों के ऊपर ही हुई थी और वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सी कहानियाँ इसलिए नहीं लिख पाता हूँ, क्योंकि या मैं जग रहा होता हूँ या मैं सो रहा होता हूँ। जबकि क्रिएटिविटी के लिए आपको कहीं बीच की अवस्था में होना चाहिए, जहाँ आप सत्य और आभास इन दोनों के का संतुलन बना सकें और अच्छी खासी क्रिएटिविटी बिना किसी सत्य को झुठलाए हुए, तथ्यों को बरकरार रखते हुए क्रिएटिविटी को प्रेज़ेंट कर सके, तो मेरी कोशिश ये थी। ये अनुराग जी बुरा मत मानिएगा, मैं ये समझना चाहता हूँ आपने कहा कि या तो मैं जग रहा होता हूँ या मैं सो रहा होता हूँ। अब ये बीच की अवस्था की जो बात आप कर रहे हैं, वो मैं फिर दर्शन की तरफ जाता हूँ तो मुझे जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो अपने वेदांतिक टर्मिनोलॉजी में आता है। जी, आप जी। किसकी बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पे स्वप्न की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन स्वप्न एक तरह से लूसिड ड्रीम, ना कि वो स्वप्न जो आप जानते नहीं, अगर जब तक आपकी आँख ना खुले या टूटे नहीं, तो वो स्वप्न आप भूल जाते हैं। बेसिकली ये सारी सोच स्वप्न से शुरू हुई थी, बल्कि अगर थोड़ा-सा पीछे जाएँ, तो इस बात से शुरू हुई थी कि जब लोग बहुत लोगों का ये अनुभव है कि वो अलार्म लगाते हैं सुबह उठने के लिए और उनकी आँख खुल जाती है और उसके बाद अलार्म उनको सुनाई देता है। मेरे साथ भी होता तो है। जी, जी, ज़रूर। और मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। मैं बहुत ट्रैवल कर रहा था उस टाइम, लेकिन मैं अलग-अलग समयों पे उठता था और हमेशा उठने के बाद अलार्म सुनाई देता था और मेरा दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं था कि सोते हुए आपका दिमाग वास्तव में घड़ी के घंटों के हिसाब से समय को जानता है। समय को जानना एक अलग बात है, हमारी अपनी भी एक क्लॉक चलती है बॉडी की और वो सब होता है, लेकिन उस क्लॉक का मैच दूसरी घड़ी के साथ एग्ज़ैक्टली ऐसे होना कि आपको पता है आपने 1:13 का अलार्म लगाया है और आप 1:12 पे आपका दिमाग खुल जाए और उसके बाद 13 पे आप जगें, ये मुझे बहुत ही असंभव लगता था। तो इस पे मैंने थोड़ा-सा सोचना शुरू किया और इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि अगले दिन ही मेरे फ़ोन के अलार्म से जब मेरी आँख खुली, तो मैंने देखा कि सवा 6 का अलार्म लगाया था और अलार्म बज रहा था और अलार्म में 6:16 हो रहे थे। तो ये पक्की बात थी कि मेरी आँख अलार्म से खुली थी
और उसके बाद चाहे वो किसी भी तरह का इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस हो ब्रेन में या कोई और चीज हो रही हो, आंख खुली अलार्म सुनने के बाद, और उसके बाद उस समय फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, मोमेंट्स के लिए मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैंने जब फोन की तरफ देखा तब मुझे अलार्म पहली बार वहां बजता हुआ सुनाई दिया, लेकिन तब तक 1 मिनट पास हो चुका था, जो इस बात का सबूत था। उसके बाद मैंने इस बात को बार बार चेक किया और हमने ब्लॉग में लिखना शुरू किया, दोस्तों के साथ ये जानकारी साझा करनी शुरू की। और ये तय हुआ कि आप जो नॉर्मल एनालॉग घड़ी में जब समय देखते हैं तो आपको ये अंतर पता नहीं लगता। आपका दिमाग तो अलार्म सुन के ही खुला है, और तब ये ऐसी बहुत सारी बातें कि दिमाग हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेलता है, जो अच्छा, तो कॉग्निटिव। जी। अनुराग जी, एक तो अचेतन मन है जिसे हम सबकॉन्शियस कह देते हैं, एक जी। हम स्वप्न अवस्था कहते हैं। इन दोनों में कोई अंतर संबंध है क्या? आपने जो कुछ सोचा पढ़ा उससे आपको क्या लगता है? और मुझे थोड़ा सा और इस पे ये निवेदन करने दें कि जो हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, उससे कहीं अधिक हम जानते हैं, पर वो जी। हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं जानता है, वो जी। सबकॉन्शियस माइंड जानता है। और बल्कि अभी जो पाश्चात्य चिंतन भी जो मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत चर्चा होती है, तो वो कहते हैं आप अनकॉन्शियस माइंड को इस तरह के प्रोग्राम करो कि वो आपके मैनिफेस्टेशन में मदद करे। बिल्कुल सही, ये बात बहुत ही चर्चा में है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हूं इन बातों से। मुझे ऐसा लगता है कि जिस सबकॉन्शियस माइंड की बात हो रही है उसे हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। वो हमारे कॉन्शियस माइंड को धोखा देके हमारे सामने हमेशा एक लॉजिकल स्टोरी प्रेजेंट करता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही तर्कात्मक है। आप अपने उंगली से आपकी नाक को छुएंगे जब, तो हमारे पास ब्रेन में दो सिग्नल जा रहे हैं, एक इस उंगली के सिरे के साथ जा रहा है और एक नाक के साथ जा रहा है। नाक वाला तो इमीडिएट है, इंस्टेंट है, क्योंकि ब्रेन तो यहीं पे रखा हुआ है आपका। लेकिन ये वाला आपका पहुंचने में एक देरी होती है। मगर अगर दिमाग आपका सबकॉन्शियस आपको ये बताएगा कि आपने नाक पहले छुई है लेकिन उंगली आपने बाद में छुई है, तो फिर ये तो एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, दोनों को आपने एक साथ ही छुआ है। तो सच में होता ये है कि यहाँ उंगली से जो आपका संकेत जा रहा है, जब तक वो ब्रेन को नहीं मिल जाता तब तक वो इस वाले संकेत को रोक के रखता है। वो हर काम आपको प्रेजेंट करने से पहले थोड़ी देरी लगाता है और ये देखता है किसी और चैनल से कोई और इंफॉर्मेशन तो नहीं आ रही है। और जब वो सारी इंफॉर्मेशन उससे लगता है इकट्ठी हो गई है, तब वो उसके उसको एक सिंगल स्टोरी बना के आपके सामने प्रेजेंट करता है। और ये चीज हमारे साथ हर रोज होती है। डेजा वू में भी यही हो रहा है, और चीजों में भी यही हो रहा है। और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कंफ्यूज होता है कई बार, ये कैसा चमत्कार हो गया या ये कैसा मैनिफेस्टेशन हो गया। लेकिन वास्तव में आपका जो ऊपर वाला ब्रेन है वो नीचे वाले ब्रेन को इंफॉर्मेशन देने से पहले उसको प्रोसेस कर देता है, और थोड़ा सा झूठ या तार्किक, अगर उसे कहें, उसे तार्किक बना देता है, थोड़ा सा झूठ मिला के थोड़ा उसमें। ट्रैक को लेके मैं आपकी रचना की तरफ आ जाता हूँ। अनुरागी मन वाले अनुराग शर्मा जी की कहानी में से जो सत्यावास की मैं चर्चा कर रहा था, तो जी। देखिए, जो हम अभी बात कर रहे थे वो चिंतन की थी। फिर उस चिंतन को लेके जो आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है, उसमें बहुत सारी बातें जाने अनजाने में मिल जाती हैं। एक आपका शब्दों के साथ जो प्रेम है और उनको सहजता से व्यवस्थित करने की जो आपकी पात्रता है, जो एक साधना से भी आती है, कभी सहज हो जाती है साधना। दूसरा, आप किस तरह से वीव करते हैं अपने चरित्रों को, उस परिवेश को। ये लघु कथा में भी, जैसे मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उसके पहली कुछ पंक्तियां हैं, उनको पढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बहुत बुद्धिमान लेखक होता है, वो कैप्सूल की तरह बहुत सारी सूचना संवेदना के साथ में और थोड़ी सी एक संकेत देते हुए ऐसे पिरो देता है कम शब्दों में कि पाठक को कुछ गरिष्ठ लगता है उसमें, और अपच भी नहीं होता है। तो मैं जो बात कह रहा हूँ वो ठीक ठीक पहुंचे उसके लिए मैं आपकी अनुमति से ये कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूँ आपकी जी, रचना की। जरूर जरूर। आप लिखते हैं, वीरान जगह पर बने उस पुराने महल नुमा घर के विशाल आंगन में पड़ी चारपाई पर दुखी बैठा हुआ मैं सोच रहा था कि यूरोप के इस अनजान पहाड़ी जंगल के बीचों बीच स्थित
ऐसी भुतहा सी जगह में घर लेने की बात मैंने सोची ही क्यों, और अगर सोची भी थी तो घर देखे बिना ही बात नक्की क्यों कर दी। चूंकि इस घर की हमारी खरीद इसे देखे बिना ही ऑनलाइन और फोन पर हुई थी, इसलिए हमारी प्रॉपर्टी एजेंट आज यहाँ आकर हमें अपने इस नए खरीदे ऐतिहासिक भवन का टूर कराने वाली थी। अब देखिए, ये जो दो पंक्तियां हैं थोड़ी लंबी सी हैं, लेकिन इसमें कितनी सारी सूचना आ गई एक साथ। तो आपका प्रोसेस क्या रहता है? आप जो अपने वाक्य गढ़ते हैं उसको फिर से संपादित करते हैं, या वो ऐसे कैसे उतरता है, थोड़ा उस पे बताइए। जरूर, ज्यादातर ऐसे के ऐसे ही उतरता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है लेखन में। बहुत सारी कहानियां मैं सिर्फ इसलिए नहीं लिख पाता क्योंकि कुछ जगहों पे मैं अतार्किक नहीं हो पाता। इनफैक्ट अनुरागी मन से हमारी बात शुरू हुई थी। अनुरागी मन मैंने पहली बार 1984 में लिखी थी, और मैंने उसको प्रकाशन जिसको कहते हैं वो 2011 में पहली बार उसको कहानी को संपूर्ण माना। क्योंकि उसमें एक एक बिंदु ऐसा था जहां पे मैं श्योर नहीं था, मुझे उस विषय की जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं उसको ठीक से लिख नहीं पा रहा था, बल्कि लिखना नहीं चाहता था जब तक मुझे वो बिंदु पता ना हो। तो मुझे वो जो भी 1984 से लेके 2011 तक 2011 में मैं एक हॉस्पिटल सेटअप में काम कर रहा था, वहां पे वो बिंदु मुझे क्लियर हुआ, और तब जाके मैंने वो कहानी पूरी तो की। अब निवेदन आपसे है कि उस बिंदु के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या बिंदु था। जी, वो तो एक ऑपरेशन थिएटर की बात थी, कोई बहुत बड़ा बिंदु भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं लिखे हुए, सुने सुनाए या फिल्मों में देखे हुए सीन्स के ऊपर वो बिंदु नहीं लिखना चाहता था, या पूरी तरह कल्पना से वो नहीं करना चाहता था, जब तक मुझे यथार्थ उसके बारे में नहीं पता हो। कहानी में तो वो बिंदु आके चला गया है, उसको कोई दर्शक अगर मैं कैसे भी लिख देता तो पाठक उसको शायद बहुत ज्यादा नोटिस नहीं करते, या लेकिन मेरे दिल में वो शायद चुभता रहता हमेशा। और जी। ऐसा कई कहानियों में हुआ। एक कहानी ऐसी है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि पाठकों को मुझसे सवाल करना चाहिए था, लेकिन आज तक किसी भी पाठक ने उस पे सवाल नहीं किया। वो भी तथ्यात्मक रूप से बात बिल्कुल सही है, मगर फिर भी वो एक बार वो प्रश्न लोगों के मन में आना चाहिए। कुछ कहानियों में प्रश्न आए हैं, बात हुई है उन पे, लेकिन ज्यादातर में वो रह जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लेखक उस पे ध्यान नहीं देते हैं, और मैं बहुत बार मेरे साथ वो नेगेटिव काम करता है कि मैं उस पे लिख ही नहीं पाता, क्योंकि मैं तथ्यात्मक व्यक्ति हूँ, और मुझे लगता है कि कहानी लिखते समय थोड़ा सा नशा जैसा तो होना चाहिए, जहां आप पूरी तरह जगे हुए ना हो। आपका ब्रेन बार बार आपको ये ना कहे नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपकी बात में हल्का सा मेरी दृष्टि से विरोधाभास ये है। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि तथ्यों के बारे में आप बहुत सजग हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा नशा सा होना चाहिए। तो नशा होगा तो तथ्य थोड़ी नहीं रहेंगे तथ्य तो नहीं नहीं, रहेंगे। वही 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 मेरी कमी है। मैं यही, मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म और फीचर फिल्म में जो अंतर होता है, ऐसा हम्म। लगता है मैं श्याम बेनेगल ज्यादा हूँ जो मैं फीचर फिल्म भी बनाऊंगा अगर, तो शायद वो डॉक्यूमेंट्री हो जाएगी। अच्छा, जबकि दूसरा ये। मुझे ऐसा लगता है हम्म, जी। जी, क्षमा चाहता हूँ। तो दूसरा ये है कि एक तो ये पहले बहुत इस पे बात होती रहती कि स्वांतः सुखाय है कि आप कोई सौदेश्य रचना कर रहे हैं। तो जब आप पाठक से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आपसे प्रश्न करे, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर ये है कि इसकी सार्थकता जुड़ने में है। जुड़ने के साथ में कहीं ना कहीं कुछ करवट हो रही है पाठक जी। के भीतर, ऐसा है। जी। तो जी। बहुत सारी बातें आपसे करने को है, लेकिन मैं थोड़ा सा जंप करके, आपने ये बाध्यता एक आईटी प्रोफेशनल होने के साथ साथ पिट्सबर्ग में आप बसे हुए हैं, एक अपना जीवन शैली रहती है जो व्यस्त भी होती है, फिर भी एक मासिक पत्रिका सेतु जो कि आप 2016 से निरंतर निकाल रहे हैं, और संयोग से हम बात कर रहे हैं तो जून के महीने के आसपास है तो लगभग आपके 9 बरस पूरे होने वाले हैं, उसकी बधाई आपको है। जी, अ, थैंक यू। ये कहाँ से बाध्यता आई, और कहाँ से उसको सक जारी रखने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए होता है, संबल, या कह दीजिए कि कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके साथ हों वगैरह। तो बताइए इस यात्रा को, सेतु की यात्रा को बताइए। नहीं, बिल्कुल, ये भी बहुत लंबी कहानी है। ये दो क्रेजी कजन्स की कहानी है। मैं और मेरे कजन हैं, मेरे बड़े भाई हैं सुनील शर्मा, डॉक्टर सुनील शर्मा। वो मुंबई में रहते थे, और
उनके बड़े भाई के घर में हम दोनों की बातचीत हुई। मतलब एक हम 3 कज़न समझ लीजिए, तो एक तीसरे कज़न के घर में 2 कज़न्स की बातचीत फ़ोन पे हुई। और तब जैसे आपने बहुत सारा काम किया और हम लोगों की एक बार बात हो रही थी, आपने कहा कि आपका काम बिखरा हुआ है बहुत जगह पे। तो ये कंसोलिडेशन से बात शुरू हुई कि उनको ऐसा लगता था मेरा काम बहुत सारा ऑडियो और लेखन और सब चीज़ें बिखरा हुआ है, उसको इकट्ठा होना चाहिए, वहाँ से बात शुरू हुई। करते-करते बात यहाँ वो इंग्लिश में लिखते थे, मैं हिंदी में ज़्यादा लिखता था। तो ये बात हुई कि क्यों ना हम दोनों मिलके एक सेतु जैसा कुछ शुरू करें, पूरी दुनिया का जो सेतु बने और हिंदी, अंग्रेज़ी 2 भाषाओं में भी सेतु बने। तो मैं कोई भी काम एकदम शुरू नहीं करता हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ, मेरे मन में अक्सर ऐसा होता है जब तक मैं एक फाइनल प्रोडक्ट पूरा बन के बाहर निकल ना आए दिमाग में, तब तक मैं एक्चुअल उस पे शुरू नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है, सोचते हैं दादा इस पे और फिर कुछ करते हैं। और प्रोबब्ली 1-2 महीने तक इस पे चिंतन चलता रहा। मैंने काफ़ी लोगों से भी बात की कि कोई जुड़ना चाहें, करना चाहें। कई लोगों को थोड़ा-सा दबाव डाल के जोड़ने की भी कोशिश की। और इस तरह से ये काम शुरू हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हम 2 कज़न ही क्रेज़ी कज़न ही बचे जो इसको निरंतर चलाते रहे। तो सेतु मासिक पत्रिका है, लेकिन मासिक 2 पत्रिकाएँ हैं, एक अंग्रेज़ी में और एक हिंदी में। तो अंग्रेज़ी वाला ज़्यादातर काम दादा देखते हैं और जो आपने कहा इतने दिन तक चलाना, वो भी मैं उसका श्रेय भी उनको दूँगा। क्योंकि मेरे मन में तो एक आध बार निराशा ऐसी आई, ख़ासकर हिंदी के अंकों को लेके, क्योंकि जो अभी आपने सजग रहने शब्दों की बात की, तो हिंदी में ना सिर्फ़ शब्दों के प्रति सजग रहना, बल्कि इवन सबमिशन गाइडलाइन तक ना पढ़ना, इस तरह की भी लापरवाहियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं। और हिंदी में हमें प्रकाशन के स्तर पे चीज़ों को लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो लेकिन कि मुझे देखिए लगता है जायज़ नहीं है एक जी, संपादक के प्रति। ये ज्यादती है संपादक के लिए, और विशेष करके जिस तरह की संपादन आप करें तो और अधिक ज्यादती हो जाती है। पर ये ऑनलाइन है प्रकाशन या ऐसे प्रिंट जी, होता पत्रिका पूरी तरह ऑनलाइन है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स के लिए छाप के उसको भेजना, पोस्टल और ये सब चीज़ें बहुत ही कठिन है। तो हम लोगों ने ऑनलाइन रखा है, उसमें इंस्टेंटली आपको मिलती है पत्रिका, पिछले सारे अंक उपलब्ध रहते हैं और बहुत वो बढ़िया। सब चलता है। हम्म। तो पीडीएफ बनाने का काम किया था पीछे, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि क्या वो एक आदमी और कितना काम ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो जब-जब समय मिलता है तो चीज़ें पीछे कैच अप कर लेते हैं, बट तो जो आपने कहा छोटी है, उसमें भी आप बहुत काम आपका जो है हुआ है आपके द्वारा, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो ऑडियो बुक्स में आपने सुनो कहानी, प्रेमचंद की कहानियों की ऑडियो बुक निकाली, विनोबा भावे के गीता प्रवचन, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं विनोबा भावे। ये गीता प्रवचन जो है वो बहुत ही बढ़िया है। आपने उनको भी ऑडियो बुक में निकाला है, इसके लिए भी मेरी बधाई स्वीकार करें। हाफ सेंचुरी नॉवेला और कई दर्जन रेडियो नाटक और 300 से अधिक कथा पाठ ये है। इसके अलावा 18 साझा संकलनों में आप सम्मिलित हुए हैं। हिंदी अंग्रेजी में 7 ग्रंथों का प्रस्तावना लेखन आपका है। बहुत संक्षेप में ये भी जोड़ता रहूं चलूं कि 600 से अधिक गद्य पद्य रचनाएं प्रकाशित हुई हैं आपकी, और साथ में चिन्मय मिशन में भी आप कभी सक्रिय रहे थे और बहुत सारे सम्मान आपको मिले। उसमें से 2 का उल्लेख अभी कर रहा हूं, जिसमें संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2023 में आपको मिला। लेटेस्ट सी बात मानी जाते हुए जी। मैं आपके साथ ये भी साझा करना चाहता हूँ कि निर्मल वर्मा मेरे प्रिय लेखकों में से हैं। और महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस का जो पहला अप्रवासी हिंदी साहित्य सृजन सम्मान था, वो भी आपको मिला था। तो सम्मान आपके लिए क्या मायने रखते हैं, ये सवाल भी ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी, ज़रूर। तो मेरी 2 पंक्तियाँ थी जो मैंने मॉरिशस में 2016 में जब पहला अप्रवासी साहित्य सृजन सम्मान मिला तो पढ़ी थी। मरेंगे हम किताबों में, मरेंगे हम किताबों में, व होंगे कफ़न अपना, किसी ने ना हमें जाना ना पहचाना सुख़न अपना। तो बहुत बार मुझे ऐसा लगता था, इनफैक्ट जो मेरी जिस कहानी को मैं अपनी प्रतिनिधि कहानी समझता हूँ, मैजेस्टिक मूच है, मुझे ऐसा लगता है लोग उसको शुरू करने में थोड़ा हिचकते हैं, पढ़ना शुरू करने में। तो और बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि कई चीज़ों में लगता है कि मैं दुनिया में शायद उस तरह से फिट नहीं हूँ जिस तरह से लोग फिट होते हैं। और लेखन में भी जैसे आपने कहा वो कि सजगता, तो वो सजगता मुझे लगता है कि कहीं मुझे थोड़ा-सा मिसफिट ही करती है। मतलब सही गलत तो कहना सही नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा बाहर करती है।
लेकिन जब ये आपको सम्मान मिलता है, जो मॉरिशस में, जो कि समझिए हिंदी साहित्य का आप्रवासी सम्मानों में सबसे बड़ा सम्मान माना जा सकता है, क्योंकि हाँ, हाँ। सारी दुनिया के लिए है, वो 2 सरकारों के सहयोग से है। इस तरह की चीज़ जब आपको मिलती है तो आपको लगता है नहीं, कहीं न कहीं कोई न कोई तो पढ़ रहा है और समझ रहा है, उसको एप्रिशिएट कर रहा है, एप्रिशिएट भी इतना आगे तक। और ख़ासकर मेरे जैसा व्यक्ति जो ना तो किसी बड़े शहर में रहता है, ना जो किसी बड़े संगठन के साथ बीच में जुड़ा है, एक्टिव है, समय भी नहीं है और मेरी बहुत नेचर भी ऐसी नहीं है कि मैं बहुत सोशल नहीं हूँ। तो ये सब होके निश्चित रूप से एक लेखक के रूप में मेरे लिए वो बहुत आपको सहारा देने वाली बात है, आपको एनकरेज करती है कि नहीं-नहीं, लिखते रहो, कहीं न कहीं कोई न कोई पढ़ने वाला मौजूद है, एप्रिशिएट करने वाले हैं। जो आपकी धारणा अपने बारे में है कि मैं फिट नहीं हूँ, ये मेरे ख्याल से उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दी कि भाई फिट फिट हो, एकदम फिटाम-फिट हो, तो मैं कुछ और जो सम्मान आपकी तरफ आए उसमें भाष्य गौरव सम्मान है, सेवा कल्याण सम्मान है, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की एकांकी प्रतियोगिता में भी आप पुरस्कृत हुए। फिर वहाँ पे मॉरिशस की प्रतियोगिता में 2 साक्षात्कार सम्मानित हुए और 100 क्या राही रैंकिंग में आपका निरंतर स्थान हिंदी लेखकों की जो वैश्विक रैंकिंग है, तो बड़ी बात है वो भी। इस सब के चलते हुए जी, सबसे अधिक संतोष की बात ये होती है, जब आप ऐसे लोगों के साथ संगत करते हो कि आपको लगता है हाँ, कुछ एक सघन रूप से जो सृजन संवाद का सेतु है, वो बन रहा है और वो जी। जागृत है। तो ऐसा आपको कब लगा है? जैसे अगर आपके सेतु की दृष्टि से बात करें तो रचनाएँ संकलित करने में या लोग जो भेजते हैं वो फ्लो बहुत ठीक-ठाक रह जाता है या हिंदी की जैसी रचनाएँ आपको लगता है कि सेतु की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए वैसी कलेक्ट करना भी मुश्किल होता है क्या? हाँ, वो सच में एक कठिनाई है उसमें। एक चीज़ मैं उम्र के साथ-साथ मानने लगा हूँ और थोड़ा शायद संस्कारों की बात होगी, वो ये कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों के फल आपके साथ चल रहे होते हैं कहीं न कहीं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं लेखन में मैंने पिछले जन्म में ऐसे पाप किए होंगे जो एक संपादक के रूप में आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, जिसे आप प्रकाशित नहीं कर सकते। तो आपको रिजेक्शन से पहले भी वो रचना जो किसी और के सामने नहीं जाएगी, जिसका कष्ट किसी और को नहीं झेलना पड़ेगा, वो रचना आपको पढ़नी पड़ेगी। और पढ़ने के बाद आपको ये सोचना पड़ेगा, क्या इसको थोड़ी बहुत मरम्मत के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है? क्या इसको सचमुच, कई बार रचना में विचार, बहुत ही सुंदर विचार होता है पीछे और आपको लगता है नहीं, ये विचार तो सामने आना ही चाहिए, और रचना इतने खराब तरह से लिखी गई होती है कि आप कहते हैं नहीं, इसको तो लिखने लायक नहीं बना है, और आप उसपे बहुत मेहनत करते हैं और सारी मेहनत करने के बाद अंत में आपको पता लगता है नहीं, ये तो किसी और लेखक की रचना की भौंडी नकल थी। तो हुँ, हुँ। वो आपको फिर पिछले जन्म का पाप ध्यान में आता है। कहीं न कहीं मैंने कुछ न कुछ तो ज़रूर गलत किया होगा जो मेरे साथ इतना हुआ। बट इट्स डिफिकल्ट एट टाइम्स, और हिंदी में लापरवाही बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी भाग्य मेरा इतना अच्छा है अब कि मुझे प्रकाश मनु जी, दीपक शर्मा जी, इस तरह के जो सचमुच बहुत ही मैच्योर लेखक हैं हिंदी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और उनके अपनी रचनाएँ जो कहानियाँ, जैसे दीपक शर्मा जी की कहानियाँ हैं, वो बहुत ही, उसमें आप कोई भी कमी नहीं निकाल सकते। उसमें भी हर विषय का वर्णन है, लेकिन हर विषय ऑथेंटिक है। और अगर मैं सच में कहूँ, आज के समय में हिंदी में वर्ल्ड क्लास कहानी कोई लिख रहा है, तो दीपक शर्मा जी का नाम मुझे लेना ही पड़ेगा। लखनऊ में रहती हैं वे, और प्रकाश मनु जी तो सभी जानते हैं, बच्चों के प्रिय लेखक। जी। दीपक कहाँ से मैं सोच रहा था रहते हैं, आपने कहा रहती हैं। जी, इसीलिए मैंने वो चीज़ स्पष्ट की कि कहीं उसमें कोई गलती ना। दीपक शर्मा जी अ, वरिष्ठ लेखिका हैं, उनकी भी 18-19 किताबें आ चुकी हैं और वो लिखती हैं। वो भी सोशल मीडिया पे चर्चित नहीं है। हो सकता है अपने बारे में वो भी ये कहें कि मैं बहुत ज़्यादा अनुराग प्रचलित नहीं हूँ। जी, हमारी बातचीत का समय समाप्त होने से पहले एक तो पिछला जन्म आपका क्या आपने पाप किए कि नहीं किए, वो तो मैं पता नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन इस जन्म में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो मैं देख भी रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको बधाई देते हुए हमने बात जी। शुरू सपनों से की थी। तो आपका सपना एक लेखक के रूप में आने वाले समय में क्या स्वयं से अपेक्षाएँ रखता है? क्या सपना है? मैं स्वयं को थोड़ा समय और देना चाहूँगा। मेरी अब कोशिश ये है कि मैं अपने सृजन के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ बिल्कुल भी। बहुत बार आपके सामने रचनाएँ होती हैं। पहले तो ऐसा था कि रचनाएँ दिमाग में घुमड़ती रहती थीं
और वो ज़बरदस्ती अपने को लिखवा लेती थीं। अभी मैं इतना व्यस्त हूँ कि वो घुमड़ने के बाद वो कहती हैं, "अच्छा जी, बाय-बाय।" अब तो फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लेता था, कई बार स्टाइलस से लिख लेता था फ़ोन के ऊपर, वो सब चीज़ें करता था। अभी ऐसा लगता है उनका समय पूरा नहीं मिल पाता है। तो निश्चित रूप से मुझे अपने लिए थोड़ा एकांत निकालना पड़ेगा, वो 1 घंटा, 2 घंटा रखना पड़ेगा और मेरी अब कोशिश है कि मैं थोड़ा-थोड़ा समय अपने आप को देना शुरू करूँ और लिखने पे फिर से जुड़ूँ, ताकि वो नियमित चलता रहे और संतोष बना रहे। बहुत सारा धन्यवाद आपका करते हुए ये आपसे वादा लेते हुए कि हम चर्चा आपके साथ फिर करेंगे, विशेष रूप से सृजन की पगडंडियों को थोड़ा आपके साथ देखने, समझने की कोशिश करेंगे। पर चलते-चलते मैं एक तो मुझे लगता है ये रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की किसी रचना का सार ऐसा है कि वो अंधेरा होने लगा तो ये था कि भाई अब क्या होगा, तो एक दिए ने कहा भाई मैं हूं ना। तो आपका जो योगदान कह दीजिए, आपकी उपस्थिति जो साहित्य जगत में है वो उस प्रकार की है कि फिर दुष्यंत को भी याद कर लेते हैं जी, कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो आपने वो पत्थर अपने हिसाब से उछाला है, उछालते जा भी रहे हैं जा भी रहे हैं। और यहाँ पर पत्थर उछालना जो है वो कुछ कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव रेफरेंस के साथ जुड़ा हुआ है। ये हलचल ऐसी पैदा करने वाला है जो कि जागृति की तरफ ले जाता है। तो बहुत सारा आपका आभार मंगल कामनाओं के साथ करते हुए जी। चलते-चलते हमारे इस संवाद के समापन में आप कुछ संक्षेप में अगर जोड़ना चाहें तो स्वागत है आपका। मैं सिर्फ़ यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके मन में विचार हैं, लिखते रहिए और लिखते समय हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे विध्वंसात्मक बयान आ रहे हैं, लोगों के अंदर की घृणा बाहर छलक जाती है, जबकि वो दोष शायद संसार को दे रहे होते हैं, किसी दूसरे अन्य वाला जो हमारा सोच है कि मैं और अन्य। तो अन्य मेरे-तेरे से बाहर आके थोड़ा हम की बात की जाए और बहुत इतना सुंदर। ही है। जी, ये इस बात से मेरे को ये भी याद आया, वो कहते हैं भाई जब आप किसी की तरफ उँगली उठाते हो तो बाकी की उँगलियाँ अपनी तरफ हो रही होती हैं। तो ब्लेम गेम से बाहर रह के जो सबको साथ लेने वाला, सबका साथ सबका जी, विकास है, वो चाहे एकदम। सपना हो तो वहाँ भी विकास की बात आ ही जाएगी फिर, और घड़ी से ठीक समय पर आप पहले उठ जाएँगे। तो जागृति है आपके अंदर। अनुराग जी बहुत-बहुत धन्यवाद है। जी, और नमस्ते। आप सभी हमारे साथ जुड़े और अनुराग जी की जो रचनात्मक यात्रा है और सपने के साथ जोड़कर उसको हमने थोड़ा-सा स्पर्श करने का जो प्रयास किया, रसमयता से मुझे आनंद आया, आपको भी आया होगा। मंगल कामनाएँ। धन्यवाद। जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।